AICTI इंस्पेक्शन का दिन इम्तिहान के दिनों की तरह आया। हमारे 20 फैकल्टी सुबह 8 बजे कैंपस पहुंच गए थे। स्वीपर्स आखिरी पल तक फर्श बुरहाते साफ करते रहे। IT स्पेशलिस्ट ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कंप्यूटर रूम में डेस्कटॉप ठीक ठाक काम करते हो। हमने इंस्पेक्शन कमेटी के लिए ताज गंगा में डिनर रखवाया था। शुक्ला जी ने मुझसे वादा किया था कि वे आएंगे, लेकिन एक अर्जेंट रूरल विजिट के कारण उन्होंने आखिरी समय में अपना कार्यक्रम बदल लिया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। मैं 5 बार कैंपस के गेट पर जाकर देख आया कि इंस्पेक्टर्स अभी तक आए या नहीं। सीधे खड़े रहो, मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर बरसते हुए कहा, और सभी मेहमानों को सैल्यूट करना। रिलैक्स, डायरेक्टर गोपाल डीन श्रीवास्तव ने कहा, मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा। वे लोग 11 बजे आए। अशोक वर्मा, हमारे सबसे जूनियर फैकल्टी मैन, बिल्डिंग एंट्रेंस पर बुके लिए इंतज़ार कर रहे थे। इंस्पेक्शन कमेटी के हेड ने मुझसे हाथ मिलाया। आई एम झूले यादव, एक्स प्रोफेसर फ्रॉम NIT दिल्ली। आई एम गोपाल मिश्रा, प्रोमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। हमारे डीन श्रीवास्तव से मिलिए, एक्स डायरेक्टर ऑफ NIT इलाहाबाद। मैंने कहा। यादव और श्रीवास्तव ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे किसी मुकाबले से पहले रिंग में बॉक्सर्स एक दूसरे का आकलन करते हैं। हम चलकर मेरे ऑफिस पहुंचे और नए सोफे पर बैठ गए जिनसे वार्निश की गंध आ रही थी। NIT इलाहाबाद, यादव ने कहा। आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल में कोई बरुआ हुआ करता था, वो बाद में स्टैनफोर्ड चला गया था। हाँ, श्रीवास्तव ने कहा, उसे मैंने ही हायर किया था। बरुआ मेरा स्टूडेंट था, यादव ने कहा और अपनी जांघ पर हाथ मारा। तभी बिजली गुल हो गई। हम अंधेरे में घिर गए। आसपास के गांवों में बिजली सप्लाई की दिक्कत थी। हर दोपहर 6 घंटे के लिए बिजली गुल रहती थी। हमारे पास जनरेटर है, मैंने कहा, और पियून उसे चालू करने का कहने के लिए बाहर चला गया। ऑफिस में बैठे मेहमानों का जी घुटने लगा था। हमें बाहर चलना चाहिए, इंस्पेक्शन टीम के एक अधेड़ सदस्य ने कहा। लाइट बस चालू होने ही वाली है सर, मैंने कहा। मेरे ऑफिस की ट्यूबलाइट झप-झप और बिजली आ गई। आपकी मशीन लैब में कितनी लेंथ मशीनें हैं? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। 8, श्रीवास्तव ने कहा। हम वहाँ भी राउंड लगाएंगे। श्रीवास्तव, सर गर्मी में काहे चहलकदमी करें? यादव ने कहा। आपकी ही टीम के एक सदस्य ने पूछा था सर, श्रीवास्तव ने कहा। सभी का ध्यान उस इंस्पेक्टर की ओर चला गया जिसने लेंथ मशीन वाला सवाल पूछा था। आपकी तारीफ? श्रीवास्तव ने पूछा। भंसाली, इंस्पेक्टर ने कहा। मिस्टर भंसाली, क्यों ना हम मेरे ऑफिस चलें और कोर्ट संबंधी बातें करें, बेशर्त आपकी प्रमोटर से कोई काम ना हो। तुम नौजवान दिखते हो, भंसाली ने मुझसे कहा। मैं नौजवान ही हूँ, मैंने कहा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने पूछा। मैंने ये कॉलेज बनवाया है, मैंने कहा, और मैंने अच्छे से अच्छे फैकल्टी को यहाँ रखा है। लेकिन, भंसाली ने कहा। लेकिन श्रीवास्तव ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। जाने भी दीजिए सर, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, श्रीवास्तव ने कहा और उन्हें बाहर ले गए। जब सभी लोग बाहर चले गए तो श्रीवास्तव मेरे ऑफिस में आए। भंसाली नया है, लेकिन बाकी 6 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लंच आ रहा है ना? हाँ, कैटरर यहाँ पहले ही पहुँच चुका है, मैंने कहा। गुड। और पैकेट्स? गोपाल, क्या मुझे ये भी समझाना पड़ेगा? ये AICTI है। ओ, मैंने कहा। आपका मतलब है लिफाफे? ऑफ कोर्स, वे भी तैयार है। गुड। मीठे के बाद उन्हें देना। कितने हैं? यादव के लिए 2 लिफाफे और सबके लिए 25, मैंने कहा। भंसाली को 25 दो, श्रीवास्तव ने कहा। और मीठे में क्या है? मूंग की दाल का हलवा, मैंने कहा। माय फेवरेट, प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा और वहां से चले गए। हमने AICTI इंस्पेक्शन डिनर के लिए ताज गंगा में एक प्राइवेट रूम बुक कराया था। हमने वहां अपने सभी फैकल्टी और हमारी मदद करने वाले सीनियर सरकारी अधिकारियों को बुलाया था। वे लोग अपने परिवार के साथ आए। करीब 100 लोगों की ये पार्टी गंगा टेक की जेब पर पड़ने वाला एक बड़ा डाका था। हमने अभी तक कॉलेज से 1 रुपया भी नहीं कमाया था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फैकल्टी और ऑफ कोर्स सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने में अभी तक 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे।
बहरहाल ऐसा लगता नहीं था कि शुक्ला जी को इससे कोई फर्क पड़ रहा हो। चिंता मत करो, हम पैसा रिकवर कर लेंगे, शुक्ला जी ने कहा। उन्होंने मुझे सोडे के साथ व्हिस्की दी। मैंने कमरे को एक नज़र देखा। हमने इस कमरे में कम से कम 30 लोगों को रिश्वत दी है, मैंने कहा। शुक्ला जी हंस पड़े। तो हमने गलत किया क्या? हम तो बस कॉलेज ही खोलना चाहते हैं, मैंने कहा। इट्स ओके, शुक्ला जी ने कहा। यदि हमारा सिस्टम ही सीधा और साफ होता तो ये प्रोफेसर ही अपने कॉलेज खोल लेते, ब्लू चिप कंपनियां और सॉफ्टवेयर फर्म्स कॉलेज खोल लेती। लेकिन सिस्टम पेचीदा है, वे लोग नहीं चाहते कि इस सेक्टर में कोई घुसे। यही से हमारा काम शुरू होता है। हम पैसा कमाना कब शुरू करेंगे? मुझे आज इंस्पेक्शन के लिए 50 लाख रुपए खर्च करना पड़े। उन्हें और पैसा दो, शुक्ला जी ने कहा। किसे? इंस्पेक्टर्स को। क्यों? मैंने कहा। श्रीवास्तवा सर कह रहे हैं कि इतना काफ़ी है, हमें 1 हफ्ता में अप्रूवल मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि वे न केवल गंगा टेक को हरी झंडी दे दे, बल्कि इसके बारे में अच्छी बातें भी करें, शुक्ला जी ने कहा। इन राइटिंग? मैंने कहा। हाँ, जिसका इस्तेमाल हम मार्केटिंग में करेंगे। 10-10 हज़ार और दो, मेन आदमी को 50 हज़ार और दो, पैसे का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल लगाया। शुक्ला जी और मैं डिनर बुफे पर गए। हमने अपनी अपनी प्लेट में खाना रखा और कमरे के एक कोने में आए। पैसा 1 घंटे में आ जाएगा, उन्होंने मुझे कहा। आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हैं शुक्ला जी? मैं आपका पैसा चुरा भी सकता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम काहे के लिए पैसा चुराओगे? उन्होंने कहा। AICTE का अप्रूवल बिल्कुल सही समय पर आ गया, जैसे कि प्रोफेसर श्रीवास्तवा ने वादा किया था। अब एडमिशन ओपन करने से पहले हमें एक और आखिरी काम करना था। हमें स्टेट यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चाहिए था। कुलपति मंगेश तिवारी महीनों से हमारी एप्लीकेशन पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे। हम शुक्ला जी के घर पर थे। एफिलिएशन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम मार्केट रेट से 2 गुना ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मंगेश मान नहीं रहा है, वेदी ने कहा। कितना मांग रहा है वो? शुक्ला जी ने पूछा। बात केवल पैसों की ही नहीं है, वो हम लोगों को पसंद नहीं करता, वो हमारे फ़ोन तक नहीं उठा रहा है, वेदी ने कहा। सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा। कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करो, हो सके तो नॉन पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स। वो हमारे डीएम का कॉलेज बेसमेंट है, वेदी ने कहा। मैं डीएम की बेटी को जानता हूँ, मेरी पुरानी दोस्त है, मैंने कहा। वेल, जो बने वो करो। मैं किसी भी हाल में अगले हफ्ते तक एडमिशन ओपन चाहता हूँ। हर खबर में फुल पेज विज्ञापन दे दो, शुक्ला जी ने कहा। डोंट वरी, अगले रविवार तक वाराणसी केवल गंगाटेक के बारे में ही बातें कर रहा होगा, मैंने कहा। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि आरती को कॉल नहीं करूंगा, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। आज तो हमारी किस्मत खुल गई जो आपने याद किया, आरती ने चहकते हुए कहा। तुम खुश लग रही हो, मैंने कहा। अच्छा, हो सकता है तुम्हारे फोन के कारण। मेरे पास खुश होने की कोई और वजह तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा। कुछ नहीं, मुझे वाराणसी में ही कोई जॉब ढूंढना पड़े। ये तो इतनी बुरी बात तो नहीं है। क्या तुम्हारे कॉलेज का अपना कोई हवाई जहाज है? उसने कहा। अभी तो नहीं है, मैंने कहा, लेकिन जिस दिन हमारे पास हवाई जहाज होगा उस दिन तुम उसकी कैप्टन सुपरवाइजर बन जाओगी। वो हंस पड़ी। तुम कैसे हो? तुम्हारे कॉलेज में स्टूडेंट्स कब से आना शुरू हो जाएंगे? जब हम इस धरती पर मौजूद हर भारतीय सरकारी अधिकारी को खुश कर लेंगे, मैंने कहा। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक काम से फ़ोन लगाया है। क्या? उसने कहा। मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता था। रियली? क्यों? हमें स्टेट यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस लेने में थोड़ी मदद चाहिए। तुम उनसे अभी बात करोगे? नहीं, मैं उनसे फेस टू फेस मिलना चाहूँगा, मैंने कहा। क्या तुम मुझसे भी फेस टू फेस मिलना चाहोगे? उसने कहा। या मैं अब भी तुम्हारी ब्लैक लिस्ट में हूँ, जिसे केवल काम पड़ने पर ही याद किया जाता है? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे डेट से मिलने के बाद मैं तुमसे भी मिल लूँगा। ऑफ कोर्स, काम पहले, उसने कटाक्ष करते हुए कहा। मेरे एडमिशन अटके पड़े हैं आरती, इट्स अर्जेंट, मैंने कहा। ओके ओके फाइन, 1 घंटे रुको, पहले मुझे देख लेने दो कि वे घर पर हैं या नहीं, उसने कहा। उसने अपने पिता से बात की और फिर फ़ोन उठा लिया। कल सुबह 8 बजे शो, मैंने कहा। सी यू देन। आजकल तो तुम घर आते ही नहीं। आजकल आरती से दोस्ती टूट गई है क्या?
डीएम प्रधान ने कहा। हम उनके बैठक खाने में बैठे थे। दीवार पर टंगे आरती की दादाजी पूर्व मुख्यमंत्री ब्रज प्रधान का आक्रामक पोर्ट्रेट मुझे घूर रहा था। चौड़े चेहरे, चिसेल्ड फीचर्स वाले, चुस्त दुरुस्त और गौरव से भरे डीएम प्रधान मेरे साथ कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। ऐसी बात नहीं है अंकल, लेकिन कामकाज बहुत बढ़ गया है, उसी में व्यस्त रहता हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे कॉलेज के बारे में सुना है, उसमें शुक्ला जी इन्वॉल्व है ना? डीएम प्रधान ने कहा, हाँ, और अब हम एडमिशन से केवल एक कदम दूर हैं। मैंने कहा और कुलपति तिवारी वाली प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, लेट मी सी। फिर उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और कुलपति को कॉल लगाया। तिवारी सर, हेलो, प्रताप प्रधान हियर। यस, लॉन्ग टाइम, कैसे हो? आरती के पिता ने दोपहर में तिवारी के साथ मेरी मुलाकात तय करवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उठते हुए कहा। यू आर वेलकम। सुनो, तुमने तिवारी को पैसा दिया है? मुझे आरती के पिता से इस बारे में बात करना थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैं चुप रहा। मुझे पता है कि एजुकेशन बिजनेस कैसे चलता है। तिवारी बातें बहुत समझदारी की करता है, लेकिन उसे भी अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे। नॉट ए ऑल सर, मैंने कहा। ऐसे मामलों में तो मैं भी कुछ नहीं करता, मैं केवल कॉलेज का कामकाज देखता हूँ। तो इस तरह के सारे काम शुक्ला जी के लोग करते हैं? आरती के पिता ने पूछा। हाँ, मैंने नजरें झुकाए कहा। गुड, तब तो तुम मेरे जैसे ही हो, उन्होंने कहा। प्रैक्टिकल सोच वाले आदमी जो सारे उटपटांग काम दूसरों पर छोड़ देता है। मैंने सिर हिलाया और उनके कमरे से निकलने से पहले झुककर उनका अभिवादन किया। 1 चॉकलेट मिल्क शेक विद आइसक्रीम प्लीज, आरती ने कहा। हम सिगार के उसी सीसीडी में आए थे जहां सुनील मुझे करियर फेयर में हुए तमाशे के बाद लाया था। ब्लैक टी, मैंने कहा। उसने एक माओ चिकन सलवार कमीज पहन रखा था। ये ड्रेस उसके पिता लखनऊ से उसके लिए लाए थे। उसने अपना सफेद दुपट्टा उतारा और एक तरफ रख दिया। वेटर ने मिल्क शेक टेबल पर रख दिया। वो ओवरफ्लोइंग ग्लास को छुए बगैर स्ट्रॉ से मिल्क शेक पीने लगी। मैं अक्सर मिल्क शेक गिरा देती हूँ, इसीलिए केयरफुल रहना ही ठीक है, उसने कहा। वो अपनी ड्रिंक सिप करती रही। उसके बाल टेबल को छू रहे थे। पूरे कैफे की नजर उस पर जम गई थी। हमें इस तरह की कॉफी मीटिंग करनी चाहिए, उसने कहा। हालांकि अभी हम में से कोई भी कॉफी नहीं पी रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने कहा। क्यों, तुम्हें मुझसे मिलना पसंद नहीं? उसने कहा। 10 साल से ज्यादा समय से मेरे बेस्ट फ्रेंड रहने के बाद बस इतना ही। राघव हमारे मिलने जुलने को पसंद नहीं करेगा, मैंने कहा। आखिर साथ बैठकर कॉफी पीने में क्या गलत है? इसके अलावा राघव के पास समय ही नहीं है कि इन सब बातों की परवाह करे। जाहिर है वो अब बहुत बड़ा पत्रकार बन गया है। मैं उससे मिला था, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा। तुम मुझसे मिले थे? उसने कहा। वो अब भी अपना मिल्क शेक सिप कर रही थी, लेकिन ऐसा करते समय उसकी भौएं उड़ गई। उसने अपने पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लिया। किस लिए? उसने पूछा। बनारसी के एक लोकल बॉय ने कॉलेज जो खोल लिया। ये तो सच है, तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, मेरे जैसे लूजर के लिए तो वाकई बड़ी अचीवमेंट है। मैंने ये तो नहीं कहा, उसने कहा। हे, तुम कुछ खाना चाहोगे? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने तो चॉकलेट चिप मफिन्स ऑर्डर कर दिए। यदि आरती का बस चलता तो इस दुनिया में चॉकलेट के अलावा और कुछ खाने को नहीं होता। तुम्हारा जॉब हट कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। मुझे एक ऑफर है, लेकिन पता नहीं मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं। रियली? क्या ऑफर है? गेस्ट रिलेशन ट्रेनी रमांडा होटल में। वे कंटेनमेंट में होटल खोल रहे हैं। 5 स्टार है ना? हाँ। वे किसी काम के सिलसिले में डेट से मिलने आए थे। डेट को वैकेंसी के बारे में पता चला। मैंने अप्लाई किया और अब वे चाहते हैं कि मैं अगले महीने से काम शुरू कर दूं। कर दो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम घर पर बैठने वालों में नहीं हो, मैंने कहा। तुम मुझे बहुत से लोगों से बेहतर जानते हो गोपाल, उसने कहा। लेकिन क्या? मैंने कहा। मॉफिन्स आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुआ भी नहीं। मैंने उसकी ओर देखा, वे नम हो गई थी। फिर एक आंसू उसके गालों से होता हुआ नीचे गिर पड़ा। आरती, आ रही हो के? मैंने उसे एक टिश्यू देते हुए कहा। उसने अपनी आंखें पोंछी और लाइनर के धब्बे वाला एक टिश्यू मुझे लौटा दिया। एक बार मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि जॉब अच्छा है, घर के पास है,
तुम यहीं रहो, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और घर पर ही रही तो शायद वे मुझे किसी एयरलाइन के लिए ट्राई करने को इजाज़त दे दे। मैं हंस पड़ा। तो इसमें आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अच्छा जॉब मिला है, तुमने हॉस्पिटैलिटी में कोर्स किया है। हॉस्पिटैलिटी नहीं, एविएशन। ठीक है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट भी तो होटल स्टाफ की तरह गेट्स को सर्व करती है और गेस्ट रिलेशन ट्रेनी के पास आगे बढ़ने का अच्छा स्कोप होता है। आज ट्रेनी है, कल ऑफिसर, शायद किसी दिन किसी होटल के जीएम। तुम स्मार्ट हो, तुम आगे बढ़ोगी। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। तुम्हें ऐसा लगता है? उसने पूछा। उसकी आंखें जब आंसुओं से भरी थी तब वे चमक रही थी, लेकिन अभी वे और खूबसूरत लग रही थी। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, बस उसे निहारता रह गया। क्या हुआ? आईलाइनर फैल गया क्या? वो हंस पड़ी। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, बच्चों की तरह रोने लगी। नहीं, तुम स्टूपिड नहीं हो, होती तो तुम्हें यह जॉब नहीं मिलता। मैंने कहा। हाँ, बोल दूं? क्यों नहीं? यदि तुम्हें जॉब पसंद ना आए तो छोड़ देना। राघव क्या कहता है? कुछ नहीं, मतलब ऑफर मिलने के बाद से ही मैं उससे मिली नहीं हूँ। मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने कहा मेरा जो मन में चाहे वही करूँ। वो एक स्टोरी के लिए इस हफ्ते किसी गांव गया है। यदि तुम यहीं रहती हो तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा। वेल, उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुझे यकीन है कि वह इस बात को समझता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे मामलों से ज़्यादा दिलचस्पी लेगा, बेशर्ते मैं किसी करप्शन स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। उसने कहा। मैं मुस्कुरा दिया। वो भी यही चाहती थी। मैंने बिल मंगाया। तो हम कॉफ़ी फ्रेंड्स हैं, है ना? हम फ्रेंड्स से। मैंने कहा। कूल। होटल अभी ऑफिशियली खुला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत शानदार है शो। मैंने कहा। और मैं गंगा टेक कब देख सकती हूँ? उसने कहा। 2 हफ्ते बाद। मैंने कहा। आई प्रॉमिस। कॉलेज लगभग पूरा बन चुका है, हम चलकर उसकी कार तक आए। मैं थोड़ा सा हंसी और मुझे थोड़ा सा रोना भी आ गया। तुमसे मिलकर कितना अच्छा लगता है, आरती ने कहा। सेम हियर, हालांकि मुझे रोना नहीं आया। मैंने कहा। वो फिर हंस पड़ी। उसने मुझे हक किया और आमतौर से ज़्यादा समय तक मुझे पकड़े रखा। पुराने दोस्त तो पुराने दोस्त ही होते हैं, बॉयफ्रेंड्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन वे कभी आपको उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह आपके पुराने दोस्त आपको समझते हैं। मुझे इस दोस्त सब से नफरत थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कहा, बस उसे गुड बाय बेब कर दिया। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। बेदी का फ़ोन था। कुलपति ने हमें मिलने बुलाया है। डीएम का फ़ोन कॉल काम कर गया। वे दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। उसने कहा। हाँ, पुराने दोस्त तो पुराने दोस्त ही होते हैं। मैंने कहा। गंगा टेक की ओपनिंग के लिए मैंने अपने जीवन में पहली बार सूट पहना। सजावट का कामकाज मैंने ही देखा था। ओपनिंग से 1 रात पहले हम मेरे ऑफिस में ही सोए थे। हमने 3 क्लासरूम को एडमिशन सेंटर्स बना दिया था। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए रुका था कि हमारे पास फॉर्म्स, पेन और इंफॉर्मेशन बुकलेट्स हो। शुक्ला जी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ओपनिंग के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया था। उनके साथ 2 राज्य मंत्री आने वाले थे। राजनेताओं के सुरक्षा अधिकारी एक दिन पहले ही आकर मौका मुआयना कर चुके थे। चूँकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऑडिटोरियम नहीं थी, इसीलिए हमने स्पीच के लिए एक टेंट के भीतर एक मैकशिफ्ट पोडियम खड़ा कर दिया था। 2000 इनविटेशन भेजे गए थे। सर वाराणसी के हर प्रतिष्ठित परिवार में इनविटेशन गया है। केमिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी अजय ने मुझे बताया। हमने लंच भी रखा था, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि इनवाइट किए गए लोगों में से कम आधे तो आ ही जाएंगे। दूसरों को देखते हुए हमने आम जनता के लिए 4 बसों का बंदोबस्त किया था। मीडिया के लिए 1 दर्जन कारें तैनात की गई थी। मैंने शहर के सभी बड़े अखबारों में लगातार 3 दिन तक फुल पेज विज्ञापन देने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए। आखिर लॉन्चिंग का मौका एक बार ही मिलता है। शुक्ला जी चाहते थे कि पूरे शहर को पता चल जाए कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनवाया है। काम सुबह 5:30 बजे ख़त्म हुआ था। मैं फंक्शन से पहले एक झपकी लेने के लिए ऑफिस के सोफे पर ही लेट गया। 6:30 बजे शुक्ला जी की कॉल से मैं जाग गया।
मैंने अपनी आंखें मसली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, मैंने कहा। तुमने अखबार देखा? मुझे लगा उन्होंने फुल पेज विज्ञापन देखे होंगे और उत्साहित होकर फोन लगाया होगा। आखिर सालों के इंतजार के बाद ये दिन आया था। नहीं, मैं कैंपस में हूँ, अभी तक यहाँ अखबार नहीं आया है, मैंने कहा। ऐसा कैसे हुआ? शुक्ला जी ने कहा। मैं सोचने लगा कि आखिर वे खुश क्यों नहीं लग रहे हैं। शायद सुबह के वक्त उनका मूड अच्छा ना रहता हो। विज्ञापन अच्छे लग रहे हैं ना? विज्ञापन नहीं, यू इडियट। मैं दैनिक में छपे इस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। शुक्ला जी ने इससे पहले कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। निश्चित ही मैं उनके लिए काम करता था, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझ पर आवाज नहीं उठाई थी। कौन सा आर्टिकल? मैंने कहा। मेरा हाथ मेरे माथे पर चला गया जो दुख रहा था। अखबार पढ़ो और मुझे फोन लगाओ। ओके, विज्ञापन कैसे लग रहे हैं? मुझे जवाब में केवल 2 फोन बंद करने की क्लिक सुनाई दी। मैंने आवाज देकर पियन को बुलाया और उससे कहा कि वे सारे अखबार ले आए। 1 घंटे में सारे अखबार मेरी डेस्क पर थे। हर अखबार में हमारा फुल पेज विज्ञापन था। कैंपस की तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिख रही थी। विज्ञापन के नीचे मुझे अपना नाम दिखाई दिया, लेकिन शुक्ला जी के कठोर शब्द मेरे कानों में बज रहे थे। मैं पूरा दैनिक छान मारा। पेज 6 पर मुझे वो आर्टिकल दिखा। हेडलाइन थी, शहर में नया इंजीनियरिंग कॉलेज भ्रष्टाचार के पैसों से। व्हाट द फक, मैंने आर्टिकल पढ़ते हुए खुद से कहा। राघव कश्यप, स्टाफ रिपोर्टर। मैं विश्वास नहीं कर पाया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। शुरू की कुछ लाइनें तो ठीक लग रही थी। वाराणसी शहर, जिसे ज्ञान की नगरी भी कहा जा सकता है, उसके पास अब एक अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, द गंगा टेक ऑफ इंजीनियरिंग, जो लखनऊ हाईवे पर 15 एकड़ के कैंपस में बना है। इसी सप्ताह में वो एडमिशन के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। राघव ने निश्चित ही हमारे कॉलेज की तमाम सुविधाओं, फैकल्टी प्रोफाइल, इंजीनियरिंग के शाखाओं और चयन प्रक्रिया के जिक्र किया था। आधे पेज के उस लेख पर शुक्ला जी और मेरा फोटो भी था। मैंने इससे पहले कभी अपना फोटो अखबार में नहीं देखा था। बहरहाल मैं इस पल का ज्यादा मजा नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था। मजे की बात यह है कि विधायक रमन लाल शुक्ला गंगा टेक की ट्रस्टी में से एक है। उन्होंने कॉलेज के लिए फंड जुटाने में मदद की है। शुक्ला के पास गंगा टेक कैंपस के इर्द गिर्द फैली जमीन की भी मिल्कियत है, जिसकी कीमत 5 से 10 करोड़ आंकी जाती है। आखिर शुक्ला ने फंड कहां से जुटाया? गौर करने लायक बात यह है कि ये कॉलेज 3 साल पहले बनना शुरू हुआ था, और यही वो समय था जब गंगा एक्शन प्लान घोटाले में उनका नाम उछला था। क्या ये कॉलेज उनके द्वारा अपनी छवि सुधारने की कोशिश है? लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा में नहाते हैं, तो क्या शुक्ला गंगा के साथ किए गए अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं? फक यू। आर्टिकल खत्म कर मैंने कहा। मैंने अखबार फाड़कर फेंक दिया। हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। एडमिशन के दिन नहीं, किसी भी दिन नहीं। शुक्ला जी ने फिर फोन लगाया। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फोन उठा लिया। मैंने कहा, आखिर ये हुआ कैसे? कौन है ये रिपोर्टर राघव? उसने वाकई तुम्हारा इंटरव्यू लिया था? वो मेरा स्कूली दोस्त है, मैंने हकलाते हुए कहा। उसने प्रॉमिस किया था कि वो बैलेंस्ड लिखेगा। ये बैलेंस्ड है, उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी है। आई एम रियली सॉरी शुक्ला जी, चिंता मत कीजिए। बाकी अखबारों में ये स्टोरी नहीं है। दैनिक सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली अखबार है। मुख्यमंत्री ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है। क्या? मैंने कहा। मैं शॉक्ड रह गया। फिर कॉलेज का लोकार्पण कौन करेगा? हमने तो पत्थर पर भी उनका नाम खुदवा दिया है। मुझे नहीं पता, हमारा पियून उसका लोकार्पण कर देगा, मेरी बला से शुक्ला जी ने कहा। प्लीज शांत हो जाइए शुक्ला जी, मैंने कहा। रियली, हमें अगले 3 घंटे में किसी को खोजना होगा। विधायक ने गहरी सांस ली। शिक्षा राज्य मंत्री आ रहे हैं, वे कर लेंगे लोकार्पण। और मुख्यमंत्री के नाम वाला पत्थर, उस पर स्टिकर चिपका दो गोपाल। क्या मुझे तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी? सॉरी शुक्ला जी, मैं सब ठीक कर लूंगा, मैंने कहा। मैंने फॉलो अप शुरू कर दिया। अधिकतर इनवाइटीज आए थे। मुफ्त लंच के सामने भ्रष्टाचार के आरोप की भला क्या विषाद। मैं कम इन सर। जैसे ही मैंने एक कॉल खत्म किया, मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा।
आरती, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? उसने कहा। मैं जल्दी आ गई हूँ। वो शुभारंभ कार्यक्रम से 1 घंटा पहले 9 बजे आ गई थी। मैं तनाव में था, इसके बावजूद मैं ये गौर करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने इस मौके के मुताबिक ड्रेस पहनी थी। उसने पर्पल और गोल्ड बॉर्डर्स वाली वायलेट ग्रीन सलवार कमीज पहनी थी। मैं उसे देखता रह गया, मेरा मुंह आधा खुला रह गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डायरेक्टर सर? उसने कहा। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने कहा। वाओ यू लुक, क्या? उसने कहा। यू लुक सो फॉर्मल, मैंने कहा। मैं कहना चाहता था स्टनिंग। ओह, मैंने सोचा तुम कहने वाले हो कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो ऑब्वियस है आरती। क्या ऑब्वियस है? तुम हमेशा अच्छी लगती हो, मैंने कहा। अच्छा, मुझे तो आजकल ऐसा सुनने को ज्यादा नहीं मिलता। क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कहता? मैंने ये बात जरा तकलीफ के साथ कही। राघव के आर्टिकल का विचार मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। उसने आह भरी, वो तो मुझ पर तभी ध्यान देगा जब मैं कपड़ों के बजाय उसका अखबार पहन लूंगी। मैं मुस्कुरा दिया और स्कूल प्रिंसिपल की लिस्ट चेक करने लगा कि कहीं मैं किसी को चूक तो नहीं गया। लगता है तुम बिजी हो, आरती ने कहा। मैं बाहर वेट करूं? मैं आरती को बाहर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे ढेरों फोन कॉल्स करने थे। तुम्हें बाहर ठीक लगेगा? मैंने कहा। हाँ, मॉम आई है, डैड नहीं आ सके, वे टूर पर हैं। ओह, मैंने कहा। चलो कम से कम मैं उन्हें विश तो कर दूं। हम बाहर आए। आरती की माँ आगे की कतार में बैठी थी और वे टेंट में मौजूद शुरुआती मेहमानों में से एक थी। हेलो आंटी, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, व्हाट ए लवली कैंपस, उन्होंने कहा। लेकिन अभी ये ऑर्डर सैंक्शन ही है, मैंने एक वेटर को चाय और स्नैक्स लाने का इशारा करते हुए कहा। हमारी फिक्र मत करो, आरती ने कहा। तुम अपने कार्यक्रम पर ध्यान दो। तुम्हें तो बहुत हाई प्रोफाइल मेहमानों को अटेंड करना होगा। उसने जाने से पहले मुझे हक किया। मैंने देखा कि उसकी माँ की आंखें मुझ पर जमी थी। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपनी व्यस्तता के लिए माफी मांगी। ओपनिंग सेरेमनी आराम से निपट गई। हालांकि मुख्यमंत्री के नहीं आने से कार्यक्रम की कुछ चमक जरूर जाती रही। शिक्षा राज्य मंत्री ने कॉलेज के शिलालेख का अनावरण किया। ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर पर खुदे मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर उनका नाम चिपका दिया गया था। मुख्यमंत्री के नहीं आने के कारण मीडिया के लोगों में फुसफुसाहट थी। एक मुश्किल स्थिति निर्मित होने के कारण मुख्यमंत्री महोदय को अंतिम समय में अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। शुक्ला जी ने मंच पर आते हुए कहा। उन्होंने अपनी स्पीच के लिए 1 मिनट से भी कम समय लिया। प्रेस के लोग उनसे सवाल पूछने के लिए एकजुट हो गए। वे सभी दैनिक में छपे लेख के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन विधायक उनको साझा देते हुए पोडियम से गेट तक चले गए। माफ कीजिए, आज कोई सवाल नहीं, मुझे गांव के दौरे पर जाना है। किसानों को मेरी जरूरत है। यहाँ से गोपाल मिश्रा सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। चंद मिनटों के भीतर वे अपनी कार में बैठकर कैंपस से चले गए। हाईवे से उन्होंने मुझे फोन लगाया। मैं दैनिक के ब्लडी एडिटर से बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। श्योर, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा, मैंने कहा। बाय द वे, एडमिशन फॉर्म्स बहुत अच्छी तादाद में बाहर जा रहे हैं। क्या उन हरामजादों को पता नहीं है कि हम उनके अखबारों को कितने विज्ञापन देते हैं? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। शुक्ला जी, एडमिशन, मैंने कहा, लेकिन तब तक वे फोन काट चुके थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि किसी एड कैंपेन की मदद से बाकी बची सीट भी बढ़ने में कामयाब होंगे। हम 10 साल भर विज्ञापन देना चाहते हैं, मैंने वाराणसी टाइम के मार्केटिंग हेड से कहा। इसीलिए हम बेहतर डिस्काउंट की उम्मीद रखते हैं। मैंने पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन बुक करने के लिए अखबारों के चक्कर लगाते हुए बिताया था। मैं वाराणसी टाइम्स के मार्केटिंग हेड अमर त्रिवेदी के ऑफिस में बैठा था। आप हमें अपना मीडिया पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? उसने कहा। उससे क्या होगा? मैंने पूछा। हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस लेकर आपके कॉलेज के बारे में पॉजिटिव आर्टिकल्स छापेंगे, हमें खबरें मिलेगी, आपकी एक इमेज बनेगी। इट इज ए विन विन पार्टनरशिप, उसने कहा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पॉजिटिव खबर ही छापेंगे? मैंने कहा। मैं एक बार जल चुका था और अब छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहता था। आर्टिकल्स आप लोग ही बनाकर हमें भिजवाना, अमर ने कहा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे एक फॉर्मल प्रपोजल बनाकर भिजवाए। वाराणसी टाइम्स के बाद में
बंस फटाक स्थित दैनिक के दफ्तर पहुंचा। वेलकम गोपाल जी, दैनिक के एक सेल्स मैनेजर शैलेश गुप्ता ने बिल्डिंग के एंट्रेंस पर मेरा अभिवादन करते हुए कहा। मैंने उसे एक रूखी मुस्कुराहट दी। हम दोनों दफ्तर में चले आए। आप क्या लेंगे सर? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। चाय, कॉफी, झूठ से भरपूर आर्टिकल्स, मैंने कहा। क्या? उसने कहा। शैलेश, हमने आपको सबसे ज्यादा विज्ञापन दिए और आपने हमारे साथ क्या किया, और वो भी हमारी ओपनिंग के दिन। शैलेश समझ गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और उसने नजरें फेर ली। मुझे अगले महीने विज्ञापनों पर 5 लाख रुपए और खर्च करना है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे सारे विज्ञापन वाराणसी टाइम्स को क्यों नहीं देने चाहिए? मैंने ट्रस्ट की चेकबुक उसके सामने लहराते हुए कहा। भाई गोपाल, शैलेश ने मध्यम आवाज में कहा, आप क्या कह रहे हैं? हम नंबर 1 अखबार है, तो इसका मतलब आप हमारी ऐसी तैसी करेंगे? गोपाल भाई, ये मैंने नहीं किया था। हमारे कॉलेज भ्रष्टाचार के पैसों से बना है, लेकिन आप तो हमारे कॉलेज से भी पैसा कमाते हैं। ये एडिटोरियल वालों का काम है। वे बेवकूफ और नॉन प्रैक्टिकल लोग हैं, शैलेश ने कहा। मैंने टेबल पर मुक्का मारा। और मैं आपकी एडिटर इन चीफ से मिलना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको विज्ञापन देता रहूं, मैंने कहा। शैलेश ने मेरी चेकबुक को देखा और उठ खड़ा हुआ। चलिए, उसने कहा। मैं उसके पीछे पीछे एडिटोरियल फ्लोर पर चला गया। एडिटर इन चीफ अशोक कुमार अपने कोच के केबिन में बैठे थे और कुछ सब एडिटर्स की मीटिंग ले रहे थे। शैलेश भीतर गया और सब एडिटर्स बाहर आ गए। शैलेश ने मुझे भीतर आने का इशारा किया। अशोक ने मुझे सिर से पैर तक देखा। आप विधायक शुक्ला के ऑफिस से आए हैं, उन्होंने कहा। मैं गंगाटेक कॉलेज का डायरेक्टर हूँ, मैंने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सरसरी तौर पर मुझसे हाथ मिलाया और मुझे बैठने को कहा। मैंने फुल पेज विज्ञापन देखे हैं, अशोक ने अपनी बात शुरू की। वे मुझे अपने केबिन में देखकर थोड़ा हैरान थे। क्या आपने अपने अखबार में वो आर्टिकल देखा जो हमारे बारे में है? मैंने कहा। निश्चित ही मैंने देखा होगा, किसी ने लिखा था वो आर्टिकल, अशोक ने कहा। उन्होंने चश्मा पहना और रिपोर्टर का नाम खोजने के लिए कंप्यूटर चालू कर दिया। शायद सर को रिपोर्टर का नाम याद ना हो, शैलेश ने कहा। हम डेट खोजे। वो आर्टिकल राघव कश्यप ने लिखा था, मैंने कहा। वो नया लड़का, अशोक ने कहा। वे पहली बार कुछ उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर जल्दी से वो आर्टिकल खोज निकाला, फिर मेरी तरफ मॉनिटर घुमाते हुए पूछा, ये वाला? मैंने सिर हिला दिया। मुझे रिपोर्टर को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, वो नया है, इसके बावजूद उसकी खबर पर लोगों का ध्यान जा रहा है। हाँ, यदि आप बकवास लिखेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा ही, मैंने कहा। क्या बात है शैलेश जी, आपके क्लाइंट इतने अपसेट क्यों नजर आ रहे हैं? हमने तो उनके कॉलेज पर आधे पेज की प्रोफाइल दी है, अशोक ने कहा। आखिर के 2 पैराग्राफ और हेडलाइन का क्या मतलब है? मैंने कहा, एतराज भरे लहजे में कहा। क्या? अशोक ने कहा और आर्टिकल पर एक बार फिर नजर दौड़ाई। ओह, करप्शन वाली बात, उसमें क्या बड़ी बात है? इससे हमारी इमेज को नुकसान पहुंचता है, मैंने टेबल पर अपनी हथेलियां जोर से पटकते हुए कहा। अशोक को मेरे द्वारा इस तरह भावनाओं का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। मैंने टेबल से हाथ उठा लिया। यदि आपको अपनी इमेज की इतनी ही चिंता थी तो विधायक शुक्ला के साथ मिलकर कॉलेज क्यों खोला? अशोक ने कहा। शैलेश समझ गया कि अब बात का बतंगड़ बन रहा है। सर, गंगाटेक हमारा सबसे बड़ा विज्ञापनदाता हो सकता है, शैलेश ने कहा। तो क्या हम अखबारों को ठीक तरह से छापना बंद कर दें? अशोक ने कहा। आरोप साबित नहीं किए गए हैं, मैंने कहा। 3 साल पुराने घिसे पीटे मामले को उठाकर हमारी ओपनिंग के दिन छापा गया है। क्या ये ठीक है? अशोक सर, प्लीज 2 मिनट के लिए मुझसे प्राइवेट में बात कीजिए, शैलेश ने कहा। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया और वे बतियाने लगे। मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने एक प्यून से पूछा कि राघव कश्यप कहाँ बैठता है। उसने मुझे इशारा से बताया। मैंने उसका छोटा सा क्यूबिल देखा। वो मेरे ऑफिस के सोफे से भी छोटी जगह घेरे हुए था।
फिर मैंने राघव को देखा, वो अपने कंप्यूटर पर पागलों की तरह कुछ टाइप किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया जहां का कोई होश नहीं है। सेल्स ने मुझे फिर बुलाया। डोंट वरी, हमने सब ठीक कर लिया है। अशोक सर सीधे विधायक जी से बात करेंगे, हम मामला सुलझा लेंगे। प्लीज़ हमारे साथ आपका जो एसोसिएशन है उसे जारी रखिए, सेल्स ने कहा। ओके, मैंने कहा। लेकिन रिपोर्टर के बारे में क्या? उसके बारे में क्या? सेल्स ने कहा। वो तो ट्रेनी है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, मैंने कहा। सेल्स ने अशोक की ओर देखा। ये तो उसी पर निर्भर करता है, अशोक ने कहा। उन्होंने फोन उठाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा कि राघव को अंदर भिजवा दे। 5 मिनट बाद राघव ने दरवाजे पर दस्तक दी। सर, आपने मुझे बुलाया? राघव ने कहा। फिर उसने मुझे देखा। हे गोपाल, तुम यहाँ? आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, अशोक ने कहा। उनकी एक भौहें तन गई थी। इसने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा। राघव मेरे रूखे से जवाब से हैरान हुआ। वो समझ गया कि मैं ज्यादा याराना नहीं दिखाना चाहता हूँ। क्या बात है? उसने कमरे के भीतर के माहौल को भांपते हुए पूछा। सेल्स ने पूरी कहानी सुनाई। माफी, राघव ने कहा। गोपाल, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? आप दोनों एक दूसरे को इससे पहले भी जानते थे, अशोक ने राघव की बात करने के लहजे से अंदाजा लगाते हुए कहा। हम एक ही स्कूल में थे, मैंने कहा, और हमने एक ही डेस्क पर बैठकर पढ़ाई की है। हम बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, राघव ने कहा। तुम इन्हें ये क्यों नहीं बताते? मैं इन्हें ये क्यों नहीं बताता कि तुमने मुझसे मेरी आरती छीन ली? यू एसहोल, मैं कहना चाहता था। या ये कि तुम मेरी कामयाबी से इतना जल गए कि तुमने एक सड़ियल सा आर्टिकल लिख मारा। लेकिन मैंने कहा, ये भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है और किसी कॉलेज की प्रोफाइल में उनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे बैलेंस लेख लिखना था, राघव ने कहा। शुक्ला जी जाना माना गुंडा है। बकवास, मैंने जोर से कहा। मिस्टर गोपाल, कृपया अपनी आवाज नीचे रखिए। राघव, तुम्हें अपनी हर खबर में एक्टिविस्ट बनने की जरूरत नहीं है, अशोक ने कहा। सर, मैंने बामुश्किल ही कुछ लिखा था। मिसाल के तौर पर कॉलेज की इमारत बनने में जो अनियमितताएं हुई उनका तो मैंने जिक्र तक नहीं किया। कोई अनियमितताएं नहीं हुई है। हमारे सारे प्लान्स अप्रूव्ड है, मैंने कहा। और शुक्ला ने ये अप्रूवल कैसे लिए? खैर, मैंने इस सब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ तक कि गंगा एक्शन प्लान भी अब एक पुरानी खबर है, राघव, अशोक ने कहा। जब तक तुम्हारे पास नए ठोस सबूत ना हो, उस बारे में दोहराने का कोई मतलब नहीं है। हम इस तरह लोगों के नाम पर बट्टा नहीं लगाते रह सकते। राघव ने अनमने ढंग से अपने बालों में उंगलियां घुमाई। फाइन, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाए मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुमने गोपाल सर से माफ़ी नहीं मांगी, सेल्स ने कहा। गंगाटेक हमारा क्लाइंट है। एडिटोरियल केवल गंभीर गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है, राघव ने कहा। या जब चीफ एडिटर माफ़ी मांगने को कहे तब, सेल्स ने ठोस आवाज में कहा। राघव ने अशोक की ओर देखा। वे चुप रहे। सर, आप आखिर कैसे? राघव ने अपनी बात शुरू की। राघव, बात को यहीं खत्म करो। मुझे 1 घंटे में अगला एडिशन छोड़ना है, अशोक ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर मुड़ते हुए कहा। तकरीबन 10 सेकंड की एक खामोशी छाई रही। आई एम सॉरी, राघव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इट्स ओके, मैंने कहा। लेकिन राघव तब तक कमरे से बाहर जा चुका था। तुम्हारी राघव से बहस हुई थी, आरती ने कहा। उसने मुझे हमेशा की तरह देर रात फोन लगाया था। उसने तुम्हें बताया? मैंने कहा। मैंने बस इतना ही कहा था कि हम तीनों को कहीं मिलना चाहिए, और उसने तो मेरी जान ही ले ली, उसने कहा। अरे नहीं, तुम्हारी जान मुझे प्यारी है, मैंने कहा। होटल अगले हफ्ते खुल रही है। मैंने सोचा कि मैं परमिशन लेकर तुम दोनों को होटल खुलने से पहले ही वहाँ घुमा लाती। वो बेहद खूबसूरत है, उसने कहा। तुम उसे अलग से भी दिखा सकती हो, मैंने कहा। क्या बात है, आरती ने कहा। तुम उसे मिले थे ना, आखिर मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? वो काम से संबंधित बातें थी। डोंट वरी, अब सब ठीक हो गया है। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। कल आ सकते हो। बिल्कुल। गुड नाइट, डायरेक्टर साहब। मैं रमाडा होटल के एंट्रेंस पर आरती का इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी ने मुझे भीतर नहीं जाने दिया। आरती आई, अपना स्टाफ कार्ड दिखाया और मैं उसके पीछे हो लिया।
उसने मरून बनारसी साड़ी पहन रखी थी जो उसकी यूनिफॉर्म थी। आरती प्रताप प्रधान, गेस्ट रिलेशन ट्रेनी, उसके बेच पर लिखा था। वाओ, तुम कितनी डिफरेंट लग रही हो, मैंने कहा। डिफरेंट, फॉर्मल, बस तुम इतना ही बोलना जानते हो, उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, यू लुक ग्रेट, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें साड़ी में देखूंगा, मैंने कहा। उम्मीद क्या नहीं की थी? यही कि तुम्हारी स्टूपिड स्कूल क्लासमेट को एक जॉब भी मिल सकता है, उसने भौए उचकाते हुए कहा। उसके हाथ अपनी कमर पर थे। हाँ, तुम स्टूपिड तो हो, मैं भी झूठ मूठ से उससे राजी हो गया। उसने मजाक में मेरी बाहों पर एक धौल जमाया। हम होटल लॉबी में आ गए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इटालियन मार्बल पर पॉलिशिंग मशीनें चला रहे थे। मशीनें बहुत शोरगुल कर रही थी, जबकि इटालियन मार्बल्स पहले ही चमचमा रहे थे। हवा में पेट की गंध फैली हुई थी। वो मुझे रेस्टोरेंट ले गई जहां मखमल की शानदार कुर्सियां सजी थी। ये हमारा बार होगा। होटल ये तय कर देना चाहता था कि भले ही लोग इस तरह शहर में अपने पुराने पाप मिटाने आए हों, लेकिन वे नए पाप करने में भी कतई कोताही ना बरते। हम बाकी सुविधाओं देखने के लिए होटल में घूमते रहे। तो आखिर तुम लोग मुझे बताती क्यों नहीं, उसने कहा। क्या, मैंने कहा। वही जो राघव और तुम्हारे बीच हुआ था। हमारे कॉलेज को उसके अखबार में छपी एक खबर अच्छी नहीं लगी। उसने उसके लिए माफ़ी मांगी। कहानी खत्म। फिर 2 मिनट में उसने पूरी कहानी संक्षिप्त में सुनाई, लेकिन मैंने उसे कसम खिलाई कि वो ये राघव को नहीं बताएगी। उसने मुझे बताया कि उसने तो राघव को ये भी नहीं बताया है कि वो मुझसे मिल रही है, इसीलिए और कुछ बताने का कोई सवाल तो नहीं उठता। आखिर इंसानियत, रिश्ते, इसी का तो नाम है। चुनिंदा लोगों से ही अपनी बातें शेयर करना और क्रेजी कन्फ्यूजन की हद तक हकीकत को छुपा पाना। फिर हम एथनिक थीम रेस्टोरेंट में चले आए, आंगन भारतीय भोजन के लिए, उसने मुझे समझाया। फिर वो मुझे जिम में ले गई। मैंने ट्रेडमिल्स देखी जिनके साथ टीवी अटैच थी। इम्पोर्टेड, मैंने पूछा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। कभी कभी मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, उसने कहा। लड़कियां एक साथ अलग अलग विषयों के बारे में आराम से बातें कर सकती है। क्यों? मैंने तुम्हारी और राघव की दोस्ती में दरार डाल दी, उसने कहा। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा। वो एक प्रेस पर बैठ गई। मैं एक बैलेंस बॉल ली और उससे स्टूल बनाकर उस पर बैठ गया। बचपन में हम तीनों दोस्त हुआ करते थे। अब क्या हो गया, उसने कहा। उसकी आंखें नम होने लगी थी। जिंदगी, मैंने कहा। जिंदगी इसी का नाम है। अगर मैं नहीं होती तो तुम दोनों के रिश्तों में आज इतनी कड़वाहट नहीं होती, उसने कहा। नहीं, ये गलत है। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। इसमें राघव का कोई दोष नहीं है, मैंने कहा। ऐसी बात कभी मत कहना, आरती ने कहा। खाली जिम में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो गोपाल, और हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में वैसा नहीं सोचती। अब मुझे भूख लग रही है। लंच कहाँ मिलेगा? ऐसी बात नहीं है, उसने कहा। क्या? लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। सवाल सही वक्त का है, और इस बात का भी है कि कौन कितना कोशिश करता है। क्या मैंने कोशिश नहीं की थी? मैंने कहा। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश की थी, उसने कहा और अपनी आंखें पोंछ ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके करीब जाकर उसे मनाने की कोशिश करूं या नहीं। एक कारण तो ये था कि वो किसी और की थी, और दूसरा कारण ये था कि हम उसके वर्क प्लेस में बैठे थे। मैंने उसे मनाने के बजाय 20 पाउंड का डंबल उठा लिया। वो भारी था, लेकिन आरती के सामने मैंने ऐसा दिखावा किया मानो उससे आसानी से उठा पा रहा हूँ। राघव शायद इससे दुगना वजन का डंबल उठा सकता है, मैंने सोचा। आखिर मुझे हर बात पर राघव से तुलना करने की क्या ज़रूरत है? आई एम सॉरी, मैंने कहा। आई एम सॉरी यदि मैंने तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया हो तो। तुम ऐसे समय कोशिश कर रहे थे जब मैं किसी बात के लिए खुद को तैयार नहीं महसूस करती थी। तुम बहुत ज़्यादा चाहते थे। तुम मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो जाना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी मददगार साबित हो सकती हूँ। आज क्या है? मेरा परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्ड डे। मैंने डंबल को 5 बार उठाया और फिर नीचे रख दिया। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि पता नहीं, मुझे लगा शायद
मुझे बात इस बारे में करनी चाहिए थी, बात करनी थी या अपनी बात सुनानी थी। मैंने कहा। हमने एक दूसरे को देखा। हाँ, यही बात है। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझते हो गोपाल, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी तरह से, मैंने कहा और मुस्कुरा दिया। लंच से पहले तुम रूम देखना चाहोगे? उसने कहा। बिल्कुल। हम लंच कहाँ लेंगे? मैंने पूछा। स्टाफ कैंटीन में, उसने कहा। हम स्टेनलेस स्टील के एलिवेटर्स की मदद से 3rd फ्लोर पर पहुंचे। उसके पास हर रूम का मास्टर की कार्ड था। बाय द वे, मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं होटल में किसी को भी लेकर ना आऊं, उसने कहा। तो मैंने कहा। मैं सोचने लगा कि क्या इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए? मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी नौकरी को खतरे में डाल रही हूँ। यदि उन्होंने तुम्हें फायर कर दिया तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। हमारी आंखें मिली, हम एक साथ हंस पड़े। पिछले कई सालों से हमारे बीच ऐसा कोई पल नहीं आया था। स्कूलों के दिन में हम इस तरह हंसा करते थे एक साथ और छोटी छोटी बातों पर। हम अपने क्लास के शैतान बच्चे हुआ करते थे। वो टीचर्स की मिमिक्री करती थी और मैं हिस्ट्री की पीरियड के दौरान सो जाने का नाटक करता था। उसने रूम नंबर 103 खोला। मैंने अपने जीवन में इससे ज़्यादा लग्जरियस और कुछ नहीं देखा था। कूल, मैंने कहा, है ना? वो बड़े से बेड पर बैठ गई जिस पर चमकीले लाल रेशम के 6 तकिए रखे थे। और ये बेड तो कमाल ही है। आओ बैठकर देखो। आर यू श्योर? मैंने कहा। आओ ना, उसने कहा। हम एक दूसरे के करीब बैठ गए। मैं बेड के कोने पर था। इट्स नाइस, मैंने कहा, जैसे कि मैं कोई प्रोफेशनल मैट्रेस इंस्पेक्टर हूँ। इस पर लेटना तो और कंफर्टेबल लगेगा, उसने कहा। मैं हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखा। उसने मेरा एक्सप्रेशन देखा तो पेट पकड़कर हंस पड़ी। मैंने ये नहीं कहा कि साथ साथ लेट जाते हैं, उसने कहा। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? हमने अगले 20 मिनट बिजली की स्विच और बाथरूम के नले के साथ खेलते हुए बिताए। मैं इससे पहले कभी उसके साथ इतने अकेले स्थान पर नहीं रहा था। मुझे हवा में एक ख़ास किस्म का तनाव महसूस हो रहा था, लेकिन शायद वो तनाव केवल मेरे दिमाग में ही था। चलो अब चलते हैं, मैंने घड़ी देखते हुए कहा। मुझे जल्द से जल्द कैंपस पहुंचना था। ओके, उसने कहा। हम रूम से बाहर चले आए। नया चेक सूट पहने एक आदमी ने हमें बाहर निकलते हुए देखा। आरती, उसने हैरानी से कहा। आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, उसने कहा। मैंने उसके सूट पर लगा टैग पढ़ा। विनायक शास्त्री, मैनेजर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा। सर, उसने कहा, यह मिस्टर गोपाल मिश्रा है, हमारे क्लाइंट। लेकिन अभी तो हमारा होटल खुला भी नहीं, उन्होंने कहा। वे अब भी संदेह से भरे हुए लग रहे थे। हाय, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं गंगाटेक ग्रुप ऑफ कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। हम यहाँ एक कॉलेज इवेंट करने के बारे में सोच रहे थे। मैंने कहा। हम एलिवेटर तक चले आए। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे इससे आगे कुछ नहीं पूछेंगे। तभी उन्होंने पूछा, किस तरह का प्रोग्राम? हम प्लेसमेंट के लिए जिन टॉप कंपनियों को बुलाएंगे उनके लिए डिनर, मैंने कहा। आरती हम दोनों से नजरें बचाती रही। श्योर, हमें आपको असिस्ट करके अच्छा लगेगा, विनायक ने मुझे अपना कार्ड थामते हुए कहा। मैंने सोचा कि शायद अब हमें स्टाफ कैंटीन में लंच के अपने प्रोग्राम को तिलांजलि देनी होगी। मुझे देर हो रही है, लेकिन मेरी टीम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी। लॉबी में आते ही मैंने कहा। आरती ने मुझे एक प्रोफेशनल स्माइल दी और रिसेप्शन डेस्क के पीछे चली गई। विनायक मेरी कार आने तक मेरे साथ रुके रहे। आप रूम्स क्यों देखना चाहते थे? विनायक ने पूछा। हमारे कुछ गेस्ट फैकल्टी आएंगे, शायद विदेश से, मैंने कहा। और शुक्र है कि ठीक तभी पोर्च पर मेरा ड्राइवर आ गया। अगले 2 महीनों में हम अपनी फर्स्ट बैच की 200 में से 180 सीटें भरने में कामयाब रहे। मैंने पहली बार शुक्ला जी के अकाउंटेंट के पास पैसा जमा कराया। अनेक स्टूडेंट ने केस में फीस भरी थी। खास तौर पर किसानों के लड़के बोरों में भरकर पैसा लाए थे, जिसे सालों तक धीरे धीरे जमा किया गया था। मेरे बेटे को इंजीनियर बना देना, एक किसान ने हाथ जोड़ते हुए विनती की थी। हाँ, इंजीनियर बनाना फायदेमंद होता है क्योंकि बीटेक डिग्री के कारण जॉब भी आसानी से मिल जाता है और दहेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है।
डीन श्रीवास्तवा और उनकी 20 फैकल्टी की गैंग क्लासेस संभालती थी। मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता था, जैसे हॉस्टल के मेस का बंदोबस्त, नया स्टाफ रखना और ये सुनिश्चित करना कि कंस्ट्रक्शन का बाकी बचा काम शेड्यूल पर पूरा हो जाए। मेरी सोशल लाइफ बहुत सीमित रह गई थी। मैं हफ्ते में एक बार फैकल्टी मेंबर्स के साथ डिनर करता था, जिसके दौरान आमतौर पर हम कामकाज की ही बातें करते थे। कभी कभी मैं शुक्ला जी के घर भी चला जाता था। तुम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो, तुम अपने पुराने घर में कैसे रह सकते हो? एक दिन उन्होंने मुझे सारी विस्की पी लेने के बाद कहा। फैकल्टी बंगला बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे भी मैं ज़्यादातर समय ऑफिस में ही सोता हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आरती ज़रूर मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आई थी। वो इकलौती ऐसी शख्स थी जिसके साथ में समय बिताता था और मैं उससे काम काज के बारे में बात नहीं करता था। रमांडा होटल खुल गई थी। आरती ने काम शुरू कर दिया था और वो लॉबी में गेस्ट रिलेशन डेस्क पर बैठती थी। उसके पहले वर्किंग डे पर मैंने उसे चॉकलेट का एक बॉक्स और फूल भिजवाए। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि ये दिन उसके लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि मैंने इस बात का जरूर ध्यान रखा कि बुके में केवल सफेद गुलाब हो, लाल गुलाब नहीं। हे थैंक्स, रियली स्वीट ऑफ यू। उसका एमएमएस आया। मैंने उस मैसेज को 50 बार पढ़ा। आखिरकार मैंने एक जवाब लिखा, यू आर वेलकम फॉर ए ग्रेट फ्यूचर करियर वीमेन। 10 मिनट बाद उसका जवाब आया, तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने लड़कियों की ट्रिक का इस्तेमाल किया, जब आउट डे में हो तो स्माइली भेज दो। मैंने 3 स्माइली भेज दी। उसने मैसेज किया, काम के बाद मिलोगे 7 बजे सीसीडी में शो। मैंने फौरन जवाब दिया। मैं उससे मिलने के लिए कैंपस से सिगरा तक गाड़ी चला कर गया। उसने मुझे उस दिन के अपने काम के बारे में बताया। उसने होटल का चयन करने में 5 जर्मनों का मदद की थी, एक 10 सदस्यों जापानी डेलीगेशन के लिए कार का बंदोबस्त किया था और एक अमेरिकन को उसे रूम में सरप्राइज बर्थडे केक भिजवाया था। वो खुश नज़र आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि वो एयर होस्टेस न बन पाने को मिस कर रही थी। तो आज हमें मिलने का मौका मिला। वैसे तुम शाम को करते क्या हो? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, कैंपस में रहता हूँ, काम करता हूँ, मैंने कहा। दैट्स हॉरिबल, तुम्हारे तो कोई दोस्त नहीं है, आरती ने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। कॉलेज में मेरे कॉलीग से उनका साथ ही बहुत है। उसने मेरे हाथ पर चपात लगाई। तुम्हारे कुछ दोस्त होने चाहिए। मुझे देखो, तुम मेरे दोस्त हो। और राघव, वो तो देर रात तक अखबार में काम करता है, उसके पास समय नहीं है, उसने अपना हाथ हटाते हुए कहा। उसने मुझे ये नहीं बताया कि हमारे इस तरह मिलने के बारे में राघव क्या सोचेगा। वास्तव में मैंने उससे ये पूछा भी था, जिस पर उसने जवाब दिया था कि राघव को पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें काम के बाद दोस्तों से मिलना जुलना चाहिए। ऐसा लगा जैसे वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। शायद मैं तुम्हें अपने होटल की कहानियां सुना कर बोर कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे कभी बोर नहीं करती, चाहे तुम एक भी शब्द ना कहो, मैंने कहा। और इसी के साथ काम के बाद मेरी आरती से मिलना जुलना शुरू हो गया। हम हफ्ते में 2 बार मिलते थे, कभी कभी 3 बार। हम नए नए रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, कैफे में जाते थे, रविदास पार्क में घूमते थे और कभी कभी फिल्में भी देखते थे। लेकिन हमने अपने लिए कुछ अनकहे नियम भी तय कर रखे थे। हम फोन पर लंबी बातें नहीं करते थे और आम तौर पर एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करते थे। हम कभी अपने पास्ट की बातें नहीं करते थे या टची विषय को नहीं छूते थे। मैं उसे कभी नहीं छूता था, लेकिन वो ज़रूर कभी कभी बातचीत के दौरान मेरी बाह थाम लेती थी। मूवी थिएटर में हम अलग अलग जाते और अलग अलग बाहर निकलते। बनारसी में लड़के और लड़कियां वैसे भी ऐसा ही करते थे। जब राघव का फ़ोन आता था तो मैं चुपचाप उससे दूर हो जाता था ताकि मैं उसकी बात ना सुन सकूं। जब राघव का काम खत्म हो जाता था तो वो भी चली जाती थी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं उसके साथ वक्त बिताना क्यों शुरू किया। मैं उसके लिए एक बफर बन गया था जो उसके बॉयफ्रेंड के काम से फ्री होने तक उसके काम आता था। शायद मैं अपने काम से भी थोड़ा आराम चाहता था। और वैसे भी जब बात आरती की हो तो मेरे होश व आवाज़ गुम ही हो जाया करते थे। तो राघव को पता नहीं कि हम मिलते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा। उसने सिर हिला दिया और कॉफ़ी मग से बनी
मुझे पोंछ डाली।